ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो लगभग 3 से 4 खंडों में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग रिवीजन के तौर पे इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। क्योंकि आधुनिक भारत की शुरुआत ही होता है यूरोपीय कंपनी का, जब भारत में आगमन होती है। तो सबसे पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाली। तो उसके बारे में देखते हैं। प्रथम पुर्तगालीज एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो यानी आपसे पूछेगा सबसे पहला कंपनी कौन था जो भारत में आया था? तो पुर्तगाली था। और पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा और नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। इससे पहले कोई डायरेक्ट यूरोप से भारत का व्यापार नहीं होता था, बीच में गल्फ के माध्यम से होता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने उसका स्वागत किया तथा अरबों ने उसका विरोध किया। जब ये कालीकट पे पहुंचा तो जैमोरिन वहाँ का शासक था, उसने इसका स्वागत किया। वही अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वो अरब व्यापारी बिचौलियों का काम करता था, तो उसे घाटा होने वाला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया और कोचीन में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया। वही 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। तो पुर्तगालियों का प्रथम वाइसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो 1505 ईस्वी में वाइसराय बना था। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को अस्तादो द इंडिया नाम दिया था। यानी पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या दिया था? अस्तादो द इंडिया नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत आया। उसके बाद 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या किया? जीत लिया था। तो कितने ईस्वी में गोवा को जीता गया? 1510 ईस्वी में। और वहाँ का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का सलाह दिया था, यानी कि प्रोत्साहन दिया। 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबो और फिर मलक्का में कारखाना की स्थापना किया। तो यानी भारतीय महिलाओं से शादी करने की आपसे पूछेगा प्रोत्साहन किसने दिया था? कौन सा पुर्तगाली वाइसराय था? तो वो अल्बुकर्क था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाया था। यानी कि अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में। वही 1530 में कोचीन की जगह गोवा को क्या किया? पुर्तगालियों ने अपना राजधानी बना लिया था। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था और सबसे अंतिम में गया 1961 ईस्वी में। और कहाँ कहाँ शासन करता था? गोवा, दमन एवं द्वीप पे। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण गुजरात और कालीकट के पास पे, वही प्रिंटिंग प्रेस एवं गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो आपसे पूछेगा पुर्तगालियों का भारत में आगमन से क्या क्या फायदा हुआ है? तो वो क्या क्या मिला है हमको? तंबाकू की खेती, वही जहाज निर्माण जो गुजरात और कालीकट के मतलब बंदरगाह पे किया जाता था, वही प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों का देन है, वही गोथिक स्थापत्य कला जो है वो भी पुर्तगालियों का देन है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी कि 1602 ईस्वी में क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। चलिए, डच द्वारा भारत से मसाले, नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। वही 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डस्थमान, यानी कार्नेलिस डस्थमान। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रथम डच नागरिक जो 1596 ईस्वी में आया था। वही डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन
1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ। तो आप लोग सबको पता है 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध जो लड़ा गया था डच और अंग्रेज कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुख्य रूप से जीत किसका हुआ? अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। डच के पतन का मुख्य कारण था अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, यानी कि वह अत्यधिक केंद्रीकृत सत्ता चलाना चाहता था, इसलिए उसका क्या हो गया? उसका पतन भारत से हो गया। और पतन कब हुआ? बेदरा के युद्ध। कब? 1759 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डचों की कोठियाँ मछलीपट्टनम, पुलिकट, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि थी। यानी कि डच की कोठियाँ कहाँ थे, या जो कोठी वही जिसे फैक्ट्री कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ था? तो पहला मछलीपट्टनम, पुलिकट, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, उसके बाद बालासोर आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और एलिजाबेथ प्रथम के ने किया था। और उस समय उसका नाम क्या था? पूर्ण बहुत बड़ा नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 साझीदार थे, यानी कि टोटल शेयर होल्डर कितने थे? 217। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, तो उस समय टोटल शेयर धारक कितना था, यानी कि शेयर होल्डर? तो 217 था। इसका पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ। वही 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में फारसी भाषा के जानकार कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला था। यानी आपसे पूछेगा इंग्लैंड का वह पहला राजदूत जो जहांगीर से मिला था या कंपनी के रिगार्डिंग मिलने गया था, भारत में आया था, तो उस समय किस राजा से मिला था? तो जहांगीर से। और वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में। प्रथम कोठी सूरत में 1603 ईस्वी में खोली गई थी। सोलह 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो व्यापारिक संधि के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया। उसने गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठी खोलने के लिए फरमान प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम एवं पूर्वी भारत में बालासोर में स्थापित किया था, जो अस्थायी था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रयाजा का विवाह, यानी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया, जिससे 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यानी कि राजा चार्ल्स द्वितीय क्या किया? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पे क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कब? 1668 ईस्वी में। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार है, यानी कि आपसे पूछेगा बम्बई का संस्थापक कौन है, तो वो है गेराल्ड ओंगियार। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी कि आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो विलियम हेजेज। 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव सुतनाटी, कोलकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी इब्राहिम खां से प्राप्त कर पोर्ट विलियम का निर्माण किया था, जो कालांतर में कलकत्ता कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चरनाक ने रखा था। आपसे पूछेगा कलकत्ता शहर के स्थापना किसने किया था, तो जॉर्ज चरनाक ने। पोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर था, यानी पोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1717 ईस्वी में कंपनी एवं फर्रुखसियर के मध्य संधि हुई, जिसमें कंपनी का महाधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, जो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था फरमान जारी करके।
तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लुई 14वें के मंत्री कालवाट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ है। तो आपसे पूछेगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1664 ईस्वी में, और लुई 14वें के, यानी कि वहाँ का राजा था लुई 14वां। चलिए, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। वही 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। तो आपसे पूछेगा पांडिचेरी की स्थापना कब किया गया था, तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टोटल कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंतिम रूप से विजय अंग्रेज का ही हुआ था। तो हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हैं, जो 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ, जिसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। यानी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश था, उसके उत्तराधिकार युद्ध के लिए, वहाँ पे उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ था, युद्ध हो गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। उसी के कारण यहाँ भी ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। वही 1748 ईस्वी में हुए एस ला साफल की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया का युद्ध समाप्त हो गया, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ युद्ध समाप्त है, यहाँ भी युद्ध समाप्त हो गया। इसी युद्ध में सेंट टोमे का युद्ध भी हुआ, जिसमें डुप्ले ने कर्नाटक के शासक अलवरुद्दीन को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासन के विवादास्पद उत्तराधिकारी के कारण हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो था डुप्ले की हार हुआ था। उसकी जगह गोडहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ, यानी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध किस लिए विराम हुआ, जब पांडिचेरी की संधि हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1758 से लेकर 1763 तक चला, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश है। यानी कि यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध चला जिसमें फ्रांसीसी और ब्रिटेन मुख्य रूप से दोनों का नेतृत्व करता था, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में फिर से तीसरा कर्नाटक युद्ध भी हो गया। तो वही 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से शिकस्त कर दिया। यानी कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध में ही शामिल था। उसमें अंतिम रूप से क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनी का हार हुआ, और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकुट। 1763 ईस्वी की पेरिस संधि द्वारा दोनों के मध्य युद्ध समाप्त हुआ, और अंतिम रूप था वो पेरिस की संधि जो 1763 ईस्वी में हुआ था। इसी समय फ्रांस और ब्रिटेन कंपनी के बीच युद्ध समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। तो भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आया था, पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी, और कंपनियों की स्थापना का क्रम पुर्तगाली पहले था, उसके बाद अंग्रेज, डच, डेन और फ्रांसीसी। आपको ये स्थापना है, और ये क्या है, भारत में आगमन। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा ये सब। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए, और सबसे अंत चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। इस कंपनी ने विशेष तौर पर धर्म प्रचार का कार्य किया। सिरमपुर इसका मुख्य केंद्र था। यानी कि जो डच और बाकी स्वीडिश कंपनी था, वो क्या किया था, भारत में धर्म प्रचार का, उसका मुख्य मतलब केंद्र ही धर्म प्रचार था, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन वही है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
जो 1498 ईस्वी में कालीकट में पहुंचा था। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था, और इसका प्रवर्तक था सूरत में सर थॉमस रो। चलिए वही है सेम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का क्रम है वही पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, यानी सबसे अंतिम में आया था स्वीडिश कंपनी जो नीदरलैंड का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य से। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां तथा उसके उत्तराधिकारी सुराजुद्दीन और अलवर्दी खान के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ण स्वर्ग कहा जाने लगा था। यानी कि उस समय क्या था, बंगाल बहुत समृद्धशाली प्रांत था। अलवर्दी खान ने इसे यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो वह काट कर मार डालेगी। कौन किया था ये? अलवर्दी खान ने तुलना किया था ये, तो याद रखिएगा आप लोग ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच युद्ध का मुख्य कारण था अंग्रेजों का नवाब के विरुद्ध संयंत्र, कासिम बाजार की फैक्ट्री की निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलना, पोर्ट विलियम की किलेबंदी एवं दस्तक यानी कि कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग। मुर्शीद कुली खान ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया था तथा इजारा व्यवस्था, जिसे ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था भी कहा जाता है, का आरंभ किया था। अलवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चलिए उसी समय ब्लैक होल की घटना जो हुआ था एक, जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में देखते हैं। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को। तो चलिए डिटेल देखते हैं इसका। एक अंग्रेज अधिकारी जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया, यानी कि पहला ये मतलब अधिकारी है हॉलवेल जो इस घटना की चर्चा करता है, बाकी कहीं जगह इसका साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है। तो देखते हैं। नायब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबा एवं 14 फुट चौड़ी कोठरी में क्या किया था? बंद कर दिया था। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक हॉल त्रासदी यानी कि ब्लैक हॉल ट्रेजरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके बारे में कौन बताया? सिर्फ हॉलवेल बताया, और कोई भी इतिहासकार इसकी मतलब व्याख्या नहीं करता है, और न ही इसे कोई इसका सबूत है। चलिए, क्योंकि अभी एक संयंत्र भी माना जाता है, इस घटना के नाम पे प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अलीनगर की संधि हुआ था। तो अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। और क्यों हुआ था उसके चर्चा देखते हैं। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गया था। इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आप सबसे प्रसिद्ध युद्ध प्लासी का युद्ध देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 जून 1757। तो ये डेट याद रखिएगा आप लोग, 17 जून 1757। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या था। क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना में लगभग 50,000 था। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदन यानी कि मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिक भाग लिया था। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजय हो गया। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा तथा मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान हुआ, जिससे उसकी आय में क्या हुआ? वृद्धि हुआ।
क्लाइव को 2,34,000 रुपया भेंट किया गया है। यानी कि इस युद्ध में जब मीर जाफर धोखा दिया, फिर उसके क्या बनाया गया, वहाँ का नवाब बनाया गया। तो जब नवाब बना तो उसने क्लाइव को यानी कि गिफ्ट के रूप में 2,34,000 रुपया भेंट किया। उस समय के हिसाब से देखिए आप कितना अभी हो जाएगा। वही 50 लाख रुपया सेना और नाविकों के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि हुआ था। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुआ था। 17 जून 1757 को प्लासी युद्ध में मीर जाफर राय दुर्लभ एवं जगत सेठ की गद्दारी के कारण नवाब अंग्रेजों से क्या हुआ था, परास्त हुआ था। यानी कि सिराजुद्दौला जो युद्ध में हारा वो किसकी वजह से हारा था, उसके सेनापति था मीर जाफर, और वहीं राय दुर्लभ और जगत सेठ ये सब क्या किया था, गद्दारी किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मीर जाफर को क्लाइव का गीदर कहा गया है। यानी कि मीर जाफर को क्या कहा गया है इतिहास में, क्लाइव का या रॉबर्ट क्लाइव का गीदर। आलमगीर द्वितीय ने यानी कि आलमगीर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दिया था। उमरा की उपाधि, तो आपसे पूछेगा उमरा की उपाधि किसने दिया था, तो आलमगीर द्वितीय ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया और वहां तोपों एवं तोरदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना किया था। किसने, मीर कासिम ने। 23 अक्टूबर 1768 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने फिर मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना यानी कि संयुक्त सेना को क्या किया था, पराजित किया था। ये सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है 23 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध। इसमें संयुक्त तीन जो कि पहला था अवध के नवाब शुजाउद्दौला, वही मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, और मुगल सम्राट जो मुगल सम्राट जो इन तीनों की संयुक्त सेना को परास्त किया था अंग्रेज की सेना। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो याद रखिएगा आप लोग, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व किया था। बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 के मध्य द्वैध शासन रहा, जिसका जनक कौन थे, लियोनल काटियस। अंग्रेज का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था नजमुद्दौला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों के मैसूर के साथ संबंध कैसा था। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना किया और 1761 ईस्वी में मैसूर का स्वतंत्र शासक बना। मंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसी आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषा का ज्ञान था। इसने अपने जीवन यानी कि अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत को प्रारंभ करवाया था। तो देखिए आप लोग, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी लिया था। यानी फ्रांसीसी क्रांति में टीपू सुल्तान की गहरी दिलचस्पी था। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जो फ्रांस का ही था जैकोबिन क्लब, उसका सदस्य भी टीपू सुल्तान बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए सर्जन सोर 1793 से लेकर 98 ईस्वी के दौरान मद्रास का गवर्नर जनरल था। इसके बाद में लिखा था कि टीपू सुल्तान के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उसके श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कार दिया जाता था। किसने लिखा है, यानी कि मद्रास का गवर्नर जनरल जो था उस समय सर्जन सोर ने टीपू सुल्तान के बारे में ये बात लिखा है। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लेजली को आयरलैंड ने
मारविस की उपाधि पराधीन किया था। हैदर अली का उत्तराधिकारी पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। टीपू 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। वही है, रिपीट है ये। टीपू ने पादशाह की उपाधि यानी कि पादशाह की उपाधि धारण किया था। उसने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन भी किया था। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की भी शुरुआत किया था। तो चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मैसूर शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलेस्ट, जिसमें मद्रास की संधि हुआ था 1769 ईस्वी में। यह युद्ध किसी ने नहीं जीता था। ये क्या हुआ था? अंग्रेज की, इसमें पूरी तरह से अंग्रेज की हार हुआ था, अंग्रेज का हार हुआ था और हैदर अली क्या होता है, इस युद्ध को जीत लिया था। तो जिसके बाद अंग्रेज जब हारता था तो संधि करता था, तो वो किया था मद्रास का संधि 1769 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद विशेष, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। वही चीज है ये। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं, जो 1780 से लेकर 1784 तक चला। मैसूर शासक हैदर अली बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग्स के साथ युद्ध किया, जिसमें फिर से इसी युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली की मृत्यु हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद उसका कमान संभालने लगा था टीपू सुल्तान, जिसकी वजह से ये फिर युद्ध जीत गया। कौन? टीपू सुल्तान। और अंग्रेज की फिर से हार हुआ था। फिर जब वो हारेगा तब ये संधि होगा, और जब जीतेगा तो कोई संधि नहीं। देखिए फिर वहाँ पे मंगलोर की संधि हो गया था, यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि? मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान का नेतृत्व में युद्ध हुआ था। वही बोले ये युद्ध 2 चरणों में चला था। पहला हैदर अली के, और जब हैदर अली की मृत्यु हो गया तो टीपू सुल्तान उसका नेतृत्व किया, और उसमें यानी कि अंग्रेज का बुरी तरह से हार हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मंगलूर की संधि हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया था। मैसूर शासक टीपू सुल्तान बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंग के बीच हुआ था, यानी कि टीपू सुल्तान और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। उसके बाद फिर इस युद्ध में भी क्या हुआ, श्रीरंगपट्टम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। विशेष, टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गया था, काफ़ी कमजोर हो गया था, क्योंकि उसे बहुत सारे एरिया क्या अंग्रेज को देना पड़ा था। और अंतिम और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं, जो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। मैसूर शासक टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर जनरल ब्लेजली के बीच यह युद्ध हुआ था। मैसूर सहायक संधि, यानी विशेषकर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से सहायक संधि पे स्वीकार कर लिया था। पुनः मैसूर में वडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि की है। यानी वडियार जो पहले शुरुआत में यानी मैसूर में जो शासन हुआ करता था वडियार वंश, उसी की, यानी कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ तो वडियार वंश के एक छोटा सा पुत्र था, उसके मतलब वारिस, उसी को गद्दी पे बैठाया और उसके साथ क्या कर लिया, सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवाया। तो यही आपसे पूछेगा, सहायक संधि पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन सा शासक था? तो वो था मैसूर का यानी कि वडियार वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिख धर्म और राज्य के बारे में। सिख धर्म और राज्य। गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक जीवित रहे थे, जिसमें सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था इन्होंने। अवतारवाद, कर्मकांड का विरोध, समानता एवं सत्कर्म पर सर्वाधिक बल दिया, और धर्म प्रचार के लिए उन्होंने संगतों की स्थापना किया था। उसके बाद आया गुरु अंगद, जो 1538 से लेके 1552 ईस्वी तक इनका मतलब जो भी है जीवन, यानी कि इनकी जन्म हुआ था 1538 ईस्वी में और मृत्यु 1552 ईस्वी में। गुरु के उपदेशों का सरल भाषा में प्रचार, गुरु अंगद के पुत्र उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की।
लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था, यानी लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक किए थे, उसको अस्थायी रूप किसने दिया था? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत भी गुरु अंगद ने ही किया था। हुमायूं ने 1504 ईस्वी में अंगद को पंजाब, यानी हुमायूं और अंगद यानी गुरु अंगद जो थे उनके बीच मुलाकात हुआ था 1504 ईस्वी में पंजाब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुरु अमरदास सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया, जिसके लिए 22 गद्दी बनाया गया। कब? कितने गद्दी? 22 गद्दियां बनाई गई। अपने शिष्यों के लिए परिवारिक संत होने का उपदेश दिया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मादक द्रव्य के सेवन का विरोध किया। अकबर ने पंजाब में गुरु से भेंट किए और गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कर दिया था। तो गुरु अमरदास से कौन मिला था? अकबर, और उसी समय तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने मुक्त कर दिया तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव, यानी उनके पुत्री के नाम पे कई गांव दान में दिया था अकबर ने। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सिख एवं हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति दिया था, यानी हिंदू की विवाह पद्धति से बिल्कुल अलग कर दिया था सिख की विवाह पद्धति। और जो कौन किए थे? गुरु अमरदास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुरु रामदास के बारे में। अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था इनको दान में, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई और गुरु का पद पैतृक हो गया था। यानी आपसे पूछेगा गुरु का पद पैतृक कौन से सिख गुरु के कारण हुआ था? तो गुरु रामदास के कारण, और इन्होंने ही अमृतसर नगर बसाया था। तो आप लोग याद रखिएगा आप लोग। चलिए, गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया था। गुरु अर्जुन देव ने अपने पहले के गुरुओं के उपदेश का संकलन 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में करवाया था। यानी कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। कब? 1604 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव ने सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहिब का नींव डलवाया था। कालांतर में रंजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहिब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेज द्वारा पहली बार गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया था। अस्थायी रूप से धर्म प्रचारक नियुक्त किया। गुरु पद को सिखों का आध्यात्मिक तथा सांसारिक प्रमुख बनाकर शान ओ शौकत से सराहना प्रारंभ किया। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ किया था। विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में उन्हें 1606 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग गुरु हरगोविंद के बारे में। अपने पुत्र हरगोविंद को शास्त्र होकर बैठने और सर्वोच्च सेना गठित करने का आदेश दिया। गुरु के मृत्यु दंड को सिखों ने मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण माना। वही तरन तारन नामक नगर की स्थापना किया था। गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। अपने समर्थकों से धन की बजाय घोड़ों और हथियार लेना प्रारंभ किया। उन्हें मांस खाने की अनुमति दी। गुरु ने तख्त अकाल बंग की नींव डाली तथा अमृतसर की किलेबंदी किया। सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ सैनिक शिक्षा दी। शाहजहां से वाज प्रकरण के कारण संघर्ष हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुरु हरराय। गुरु हरराय के द्वारा सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने पर उसकी मदद की। औरंगजेब द्वारा दरबार में बुलाने पर अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेजा। फलस्वरूप दूसरे पुत्र हरिकिशन को गद्दी सौंपा गया। वही उसके बाद आया था गुरु हरिकिशन, जो उनके पुत्र ही था। गद्दी के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद भी हुआ था। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, जो 1664 से 1665 तक। हरिकिशन ने मृत्यु से पहले उन्हें बकाला दे बाबा कहा। तत्पश्चात वे बकाला में गुरु स्वीकृति हो गए। धीनामल और रायमले प्रमुख विरोधी थे। इनके विरोधी कौन थे?
धीनामल और रायमले। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। फलस्वरूप 1675 ईस्वी को इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण इसकी हत्या कर दी गई। यानी कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह, पटना में जिनका जन्म हुआ था। पंजाब की तराई मखोबल अथवा आनंदपुरी में अपना मुख्यालय बनाया थे। बाहुल प्रथा प्रारंभ किए थे। इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा जाता था तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि की दी गई थी। यानी कि आपसे पूछेगा खालसा पद की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और वही सिख के नाम के अंत में जो सिंह का प्रयोग किया जाता था उन्होंने भी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने ही बोला था उनको। 1699 ईस्वी में खालसा का गठन किया। प्रत्येक सिख को पंचम कार, यानी पंचम कार में कौन कौन आता था? केस, कंघा, करा, कच्छा और कृपाल धारण करने का आदेश दिया था, यानी गुरु गोविंद सिंह ने। अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त कर दिया। एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलन किया। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु नानक ही, यानी अंतिम शिष्य कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही थे। उसके बाद गुरु परंपरा की समाप्ति हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिख का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर का बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। उनके शिष्य उन्हें सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगर नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। किसके आदेश पे? फर्रुखसियर के आदेश पे। तो आप लोग याद रखिएगा, बंदा साहब। नादिर शाह के आक्रमण का लाभ उठाकर कपूर सिंह ने छोटे छोटे सिख टुकड़ियों को मिलाकर एक दल खालसा की स्थापना किया था। किसने? कपूर सिंह ने। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व प्रदान किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिस्ल कहा जाता था, जो 12 मिस्ल में सिख साम्राज्य बटा हुआ था। मिस्ल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। तो चलिए सिख धर्म के 12 सिख साम्राज्य के जो 12 मिस्ल थे उसके बारे में देखते हैं। पहला था सुकरचकिया मिस्ल, जिसका नेतृत्व जिसकी स्थापना किया था चरत सिंह ने। उसके बाद भंगी मिस्ल, इसका छज्जा सिंह। उसके बाद अहलियावालिया मिस्ल यानी कि जस्सा सिंह। उसके बाद सिंहपुरिया मिस्ल, जो नवाब कपूर सिंह इसकी स्थापना किया था। वही कन्हैया मिस्ल जय सिंह के द्वारा। वही पुलकिया मिस्ल संधू जाट चौधरी के द्वारा। राम घटिया मिस्ल जस्सा सिंह राम घटिया के द्वारा। उसके बाद करोड़ सिंधिया यानी कोरोड़ सिक्घिया मिस्ल, जो बघेल सिंह के द्वारा। उसके बाद निशाने वालिया मिस्ल सरदार संगत सिंह के द्वारा। वही शहीद मिस्ल बाबा दीप सिंह के द्वारा। उसके बाद नकी मिस्ल हीरा सिंह के द्वारा। उसके बाद बुलेवालिया मिस्ल गुलाब सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था। तो चलिए रंजीत सिंह के बारे में देखते हैं। पंजाब के सबसे शक्तिशाली शासक थे सिख धर्म के। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिस्ल को दिया जाता है, और सुकरचकिया मिस्ल के ही थे मतलब राजा रंजीत सिंह। सुकरचकिया मिस्ल के प्रमुख महान सिंह के पुत्र रंजीत सिंह थे, जिनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। काबुल के शासक जमन शाह ने रंजीत सिंह को 1798 ईस्वी में राजा की उपाधि दिया था। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुआ था। तो आपसे पूछेगा अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। रंजीत सिंह की सरकार खालसा और अस्थाई सेना को फौजाइन कहा जाता था।
रंजीत सिंह ने पैदल सेना को एलार्क ए बेचुरा यानी फ्रांसीसी के अधीन रखा था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन थे? फ़कीर अजीरुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। तो आपसे पूछेगा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? ये मुस्लिम थे, इसलिए ज़्यादा इनका नाम पूछा भी जा सकता है। फ़कीर अजीमुद्दीन, वही वित्त मंत्री दीनानाथ थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्रमशः खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एवं दलीप सिंह राजमाता जिंदा के नेतृत्व में गद्दी पर बैठा था। सबसे अंतिम शासक था दलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि आंग्ल और सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ उसे ही आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। तो देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 से लेके 1846 तक ही चला था, के अंतर्गत भुतकी, फिरोज शाह, बुद्दावाला तथा अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें बहुत सारे लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें फिरोज शाह, बुद्दावाला, अलीवाला की लड़ाई लड़ी गई थी। इन सभी युद्ध में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों को पराजित किया और 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि किया था। तो आपसे पूछेगा लाहौर की संधि कब हुआ था? तो 1846 ईस्वी को, 9 मार्च 1846 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिख और अंग्रेज के मध्य 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाला के भी संधि हुआ था। तो भैरोवाला का भी संधि कब हुआ था? 18 दिसंबर 1846 ईस्वी को। उसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक लड़ा गया था, का तत्कालीन कारण था मुगल का विद्रोह। उसके बाद देखिए चिलियावाला युद्ध, यानी 13 जनवरी, चिलियावाला युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को। एवं गुजरात के युद्ध 21 फरवरी 1849 में सिखों को पराजित करने के बाद अंग्रेज गवर्नर डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को अपना साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि अंतिम रूप से साम्राज्य में कब मिलाया गया? सिख को, यानी सिख साम्राज्य को, तो 30 मार्च 1849 को। उसका अंतिम शासक था दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेज ने 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1848 से 1856 के बीच जो भी घटना हुआ है उसके बारे में। रंजीत सिंह के शासनकाल में उसके राज्य विस्तार को अंग्रेज ने रोक दिया था। सतलज के पूर्व सिख राज्य अंग्रेज के अधिकार में था। यानी कि सतलज नदी क्या मान लिया गया था? बॉर्डर मान लिया गया था। यानी इसके पीछे रंजीत सिंह का, यानी कि दलीप, यानी सिख साम्राज्य, और इधर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। सेना में सिखों के खालसा नामक समूह का वर्चस्व हो गया तथा उसने राज्य के मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज ने पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना का एकत्रीकरण यानी कि एकीकरण प्रारंभ कर दिया। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा तथा उसकी मां रानी जिंदल कौर अपने कृपाल पात्र अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का कार्य करती थी। वही 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। खालसा की हार के बाद युद्ध समाप्त हो गया। पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, परंतु दलीप सिंह शासक बना रहा। अंग्रेज ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। गुलाब सिंह को। वही 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेज के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। पंजाब की सेना वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु हार गई। पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। वही सब है, रिपीट हो रहा है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेज का अधिकार हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। तो आपसे पूछेगा पंजाब का जब विलय किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि, तो उस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी। उसके कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। यानी 1856 तक लगभग अंग्रेज की प्रभुसत्ता क्या हुआ था? समाप्त हो गया। लगभग सभी राज्यों पे कब्जा कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था।
1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी हो गई थी। कब? 1765, जब बक्सर की यानी कि इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण हो गया तथा राजनीति की संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में आ गई थी। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल करने लगी। कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैत शासन कहा जाता है। कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं था, क्योंकि शासन प्रशासन चलाना किसका काम था? नवाब का। लेकिन वो भू राजस्व वसूलता था ये कंपनी, जिसकी वजह से यानी ये जिम्मेदारी कोई नहीं था, सिर्फ ये पैसा यानी माल छापता था। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रशासन का दायित्व तो नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, यद्यपि इनका निर्वहन करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना एवं 1773 ईस्वी में उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल जो था भारत का वो था वारन हेस्टिंग्स, और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी वारन हेस्टिंग्स था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1772 ईस्वी में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। कलकत्ता, जो कि बंगाल कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल का वास्तविक राजधानी बनी। कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में रही। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने ढंग से अत्याचार कर रहे थे तथा ये अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कंपनी के पदाधिकारी बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूट रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गया। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदने और इसे विदेश में बेचने, इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था तथा इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकृत किया जाता था। 1766 से 1768 ईस्वी में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड धन निकासी हुई। यानी कि देखिए 1-2 साल के अंदर में 57 लाख पाउंड, मतलब समझ रहे हैं कितना अभी के हिसाब से धन निकासित किया गया। इस धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया। अब यानी जो स्वर्ण यानी कि सबसे समृद्धशाली प्रांत था वो सबसे दरिद्र प्रांत अब हो गया। 1770 ईस्वी में बंगाल के अकाल पड़ा। यह अकाल मानव जाति के इतिहास में बड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बंगाल की 1/3 जनसंख्या इस अकाल से क्या हुआ? प्रभावित हुआ था। चलिए वारन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस 1772 से 1793 ईस्वी तक देखते हैं। 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। 1766 ईस्वी में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हुए आक्रमण में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया। हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए विवश कर दिया था। 1780 ईस्वी में हैदर अली से एक बार पुनः युद्ध आरंभ हो गया। हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित किया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने को बाध्य कर दिया। जुलाई 1781 ईस्वी में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को पराजित कर मद्रास को सुरक्षित कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा था। दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर विजय स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 ईस्वी में शांति संधि कर ली और एक दूसरे से जीते हुए राज्य लौटा दिया गया। तो ये सब रिवीजन के तौर पे ही था। तो आज हम लोग देख लिए लगभग 22 पेज तक। अगला लेक्चर में हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जो वारन हेस्टिंग तक तो हमारा हो गया है 1772 से लेके 1793 ईस्वी तक, कॉर्नवालिस तक हो गया है।
तो आगे का गवर्नर जनरल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल 3 से 4 लेक्चर में पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।